आलसी पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था भोला। रामू बहुत सीधा था तो वही भोला उतना ही चालाक था। एक बार भोला रामू के पास आया और उससे बोला कि शहर चलकर खूब सारा पैसा कमा कर लाते हैं। रामू भोला की बात मानकर उसके साथ शहर चला जाता है। वहां से वो दोनों खूब सारा पैसा कमा कर लाते हैं। फिर रामू भोला से कहता है, इतना सारा धन अगर वो घर में रखेंगे तो कोई चुरा सकता है। इसलिए उसे अपने घर के पास ही नीम के पेड़ में छुपा देते हैं और उन दोनों में से जिसको भी धन की जरूरत होगी वो एक दूसरे को साथ लेकर ही धन निकालने जाएगा। कोई भी अकेले धन निकालने नहीं जाएगा। रामू फिर से भोला की बात मान जाता है और धन को नीम के पेड़ के नीचे दोनों दोस्त मिलकर गाड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद भोला रामू के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे धन की जरूरत है। रामू भोला के साथ धन निकालने के लिए जाता है और फिर दोनों दोस्त धन निकालने के लिए नीम के पेड़ के नीचे से मिट्टी निकालना शुरू करते हैं। लेकिन इन दोनों को धन नहीं मिलता। फिर भोला रामू पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि धन उसी ने लिया है। रामू भोला को मना करते हुए कहता कि धन उसने नहीं लिया। फिर भोला नीम के पेड़ से पूछता है कि धन किसने लिया। नीम के पेड़ से आवाज आती है कि धन भोला ने लिया। फिर दोनों जोर जोर से झगड़ा करने लगते हैं। बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा उन दोनों दोस्तों से कहता कि कल नीम के पेड़ की गवाही के बाद ही कुछ फैसला लेगा। अगले दिन राजा रामू और भोला के साथ नीम के पेड़ के पास जाता है और नीम के पेड़ से कहता है नीम दे, धन किसने चुराया है। तभी नीम के पेड़ से आवाज आती है कि धन रामू ने चुराया है। रामू पहले तो मना करता है, फिर वो पास ही पड़ी कुछ लकड़ियों को उठाता है और उसे नीम के पेड़ के नीचे रखकर उसमें आग लगा देता है। तभी नीम के पेड़ से बचाओ बचाओ की आवाज आती है। राजा अपने सिपाही से उस आदमी को निकालने को कहता है और वो आदमी भोला का पिता होता है। फिर भोला राजा से कहता है कि उसने ही वो सारा धन चुराया था। राजा भोला और उसके पिता को जेल में डाल देता है और रामू को सारा धन मिल जाता है। मोरल, हमें दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए और मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। तुमसे न हो पाएगा। एक बार ढोलकपुर जंगल में चीका और मीका आपस में खेल रहे थे। तभी वहां पर रुस्तम शेर और रूपा शेरनी आते हैं। दोनों बच्चों को एक साथ खेलते देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से एक साथ दोनों बच्चे बहुत कम ही खेलते नजर आते थे। ज्यादातर समय चीका और मीका का आपस में लड़ने में ही जाता था। तभी रुस्तम शेर कहता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों चीका और मीका, खेलते खेलते आपस में लड़ने मत लगना। और मीका, तुम अपने बड़े भाई को ज्यादा परेशान भी मत करना। ऐसा बोलकर रुस्तम शेर और रूपा शेरनी वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते रूपा शेरनी बोलती है, अच्छा बच्चों, ज्यादा समय मत लगाना और खेलने के बाद जल्दी घर आना। चीका मीका रूपा शेरनी को हाँ बोलते हैं और फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। और तभी चीका इतनी तेज से गेंद मारता है कि गेंद जाकर एक कुएं में गिर जाती है। तभी मीका कहता है, भैया गेंद तो कुएं में गिर गई, अब क्या करेंगे हम। फिर चीका बोलता है, भाई तुम परेशान न हो, मैं अभी जाकर निकाल कर लाता हूं। और ऐसा बोलते हुए चीका कुएं से गेंद निकालने की कोशिश करता है और तभी उसका पैर फिसलता है और वो कुएं में गिर जाता है। बड़े भाई चीका के कुएं में गिरते ही मीका जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भाई भाई कोई बचाओ मेरे भाई को, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कैसे बचा पाऊंगा अपने भाई को, कोई तो आओ।
लेकिन वहां आसपास कोई नहीं होता जो चीका को बचा सके। तभी मीका को एक रस्सी दिखाई देती है। वो दौड़कर जाता है और रस्सी उठाकर लेकर आता है। फिर कुएं में फेंकते हुए बोलता है, भाई इस रस्सी को जोर से पकड़ना, मैं तुमको बाहर से खींचूंगा। फिर चीका रस्सी पकड़ता है और मीका बाहर से रस्सी खींचना शुरू करता है। अब क्योंकि चीका बड़ा और भारी होता है, इसलिए छोटे से मीका को खूब मेहनत खूब ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन वो बिना कुछ सोचे बस अपनी पूरी ताकत भाई चीका को बचाने में लगा देता है। तभी मीका और जोर से रस्सी बाहर की ओर खींचता है, जिसे पकड़कर चीका बाहर आ जाता है। कुएं से बाहर निकलते ही चीका तुरंत मीका को अपने गले लगाता है और उसे पकड़कर जोर जोर से रोते हुए बोलता है, मेरे छोटे भाई तुमने आज मुझे बचा लिया। तुम तो मुझसे कितने छोटे हो, तुम में इतनी ताकत आई कहाँ से? तभी मीका बोलता है, भाई मेरे पास ताकत कहाँ से आई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझ गया। अगर आपसे कोई बोले कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं कभी इस बात को नहीं मानूंगा। भाई ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। इसके बाद दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर घर पहुंचते हैं। मोरल, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, बस हमें उसके करने का तरीका पता होना चाहिए। माँ की डांट। ढोलकपुर जंगल में रुस्तम शेर अपने दोनों बच्चों चीका और मीका को बहुत देर से समझाने में लगा था। अरे मेरे प्यारे बच्चों, चीका और मीका माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। माँ जो भी बोलती है तुम्हारे भले के लिए बोलती है। माँ की बातों को माना करो मेरे लाल चीका और मेरे पीले मीका। रुस्तम शेर के समझाने पर चीका पहले बोलता है, नहीं मुझे नहीं मानना। जब देखो तब माँ कुछ न कुछ बोला ही करती है। चीका अपने पापा रुस्तम शेर को बता ही रहा था कि तभी झट से मीका बोलता है, हाँ हाँ पापा, भाई बिल्कुल सही कह रहा है। माँ के पास हमें डांटने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। खाना देर से खाओ तो डांट, टीवी ज्यादा देर देखो तो डांट, पढ़ाई न करो तो डांट, खिलौना तोड़ दो तो डांट, डांट डांट और सिर्फ डांट। अब हम गुस्सा है और किसी से भी बात नहीं करेंगे, न खेलेंगे और न ही पढ़ेंगे। दोनों की बात सुनकर रुस्तम शेर बोलता है, ठीक है, तुम्हें किसी से बात नहीं करनी तो मत करो। अच्छा ये बताओ तुम सबको गज्जू हाथी कैसा लगता है? तभी चीका बोलता है, कौन? अपने गज्जू दादा। वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार भी। उनसे बात करना और उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा हैं। झट से मीका बोलता है। तभी रुस्तम शेर फिर बोलता है, अच्छा मोंटी बंदर कैसा लगता है? मोंटी बंदर वो तो बहुत शैतान है, जब देखो तब सबको परेशान करते रहते हैं। मैं एक दिन बैठकर जूस पी रहा था और वो चुपके से पीछे से आए और मेरा जूस ले लिया। हाँ हाँ पापा, मेरे साथ भी मोंटी बंदर ने ऐसा ही किया था। आप जो एक बार दूसरे जंगल गए थे न घूमने और वहां से मेरे लिए बढ़िया सा चश्मा लेकर आए थे, वो चश्मा भी मोंटी बंदर ने ले लिया था। बहुत खराब है मोंटी बंदर। दोनों एक साथ बोलते हैं। तभी रुस्तम शेर मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी माँ भी तुम्हें इसीलिए डांटती हैं ताकि बड़े होकर तुम दोनों गज्जू हाथी की तरह समझदार बनो, न कि मोंटी बंदर की तरह। रुस्तम शेर की ये बात दोनों चीका और मीका ध्यान से सुन ही रहे थे कि तभी रूपा शेरनी वहां आती है गर्मागर्म रसगुल्ला लेकर। दोनों बच्चे झट से उठते हैं और माँ के गले लगते हुए कहते हैं, माँ हमें माफ कर दो, हमें नहीं बनना मोंटी बंदर की तरह। आज से हम दोनों आपकी सारी बातें मानेंगे। फिर रूपा शेरनी दोनों बच्चों को खूब प्यार करती है और फिर सब मिलकर गर्मागर्म रसगुल्ला खाते हैं।
मोरल, अगर कभी भी आपके बड़े आपको समझाए कुछ बोले तो उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि बड़े हमेशा हमारी भलाई के लिए ही ऐसा करते हैं, ताकि हम बन सकें पूरी दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे। मैगी का गुस्सा। एक बार की बात है, मैगी नाम की एक छोटी लड़की थी। मैगी थी तो बहुत प्यारी, बस मैगी को गुस्सा बहुत आता था। उसके गुस्से की वजह से ना ही कोई उसका कोई स्कूल में दोस्त था और ना ही कोई दोस्त घर में था। तो ऐसे ही एक दिन मैगी अपने घर में कोने पर बैठकर रो रही थी। तभी वहां उसके पापा आए और उन्होंने मैगी को रोते देखा। वो तुरंत मैगी के पास गए और उससे उसके रोने का कारण पूछा। पहले तो मैगी ने पापा को बताने से मना किया, फिर पापा के बार बार पूछने पर वो बोली, पापा, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। मेरे सारे दोस्त मेरे गुस्से की वजह से मुझसे दूर भागते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं गुस्सा करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आ जाता है। ऐसा बोलते हुए मैगी अपने पापा को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। मैगी की बात सुनकर मैगी के पापा उससे कहते हैं, ठीक है बेटा, बस इतनी सी बात है। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं, जिसको करने से तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकती हो। मैगी अपने पापा की बात मान जाती और उस तरकीब के बारे में पूछती है। फिर मैगी के पापा उसे एक लकड़ी, कुछ कीलें और हथौड़ी देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम हथौड़ी से कील को इस लकड़ी पर मारना, साथ ही तुम्हें जितनी जोर का गुस्सा आए उतनी तेजी से हथौड़ी कील पर मारना। देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बस एक और खास बात का ध्यान रखना है तुम्हें कि जब तक तुम्हें ना लगने लगे कि अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है, तब तक एक भी कील मत निकालना। तभी मैगी पापा से फिर उस कील को निकालने के बारे में पूछती है कि कब वो कील को निकाल सकती है। उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा, जिस दिन तुमने अपने गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, उस दिन से तुम एक एक करके कील निकालना शुरू कर सकती हो। पापा की तरकीब मैगी को बहुत अच्छी लगती है। अब से जब भी मैगी को गुस्सा आता तो वो सीधे लकड़ी पर हथौड़ी से कील डालने लगती। उसको जितनी जोर के गुस्सा आता वो उतनी ही तेजी से हथौड़ी कील पर मारती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। लकड़ी पर गुस्सा निकालते ही उसे बहुत अच्छा लगने लगा और फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन मैगी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उस दिन से वो लकड़ी से कील निकालना शुरू कर दी। फिर एक दिन उसने देखा कि उसने गुस्से में जितनी भी कीलें लकड़ी में डाली थी उसने वो सब निकाल ली। ये बात बताने के लिए वो अपने पापा के पास गई। मैगी की खुशी देखकर उसके पापा भी बहुत खुश हुए और फिर उसे उसी लकड़ी के पास ले गए। लकड़ी को दिखाते हुए पापा उससे बोले, बेटा, ये कील तुम्हारे गुस्से में निकले हुए शब्द हैं और जब तुमने इन कीलों को निकाला तो तुमने सामने वाले से माफी मांगी, लेकिन बेटा, ये लकड़ी में पड़े छेद देख रही हो, गुस्से में जो भी तुमने बोला वो शब्द सामने वाले के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छेद कर गए। हो सकता है तुम्हारे माफी मांगने पर सामने वाला तुमको माफ भी कर दे, लेकिन कहीं न कहीं जो तुमने उसको गुस्से में बोला था वो उसे हमेशा याद रहे। इसलिए बेटा, हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। मैगी अपने पापा से वायदा करती है कि अब से वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगी। मोरल, हमें गुस्सा करने से बचना चाहिए। सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। झगड़ालू मेढक की कहानी। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में मेढी नाम का एक मेढक था। मेढी मेढक था तो सारे मेढक में सबसे बड़ा, लेकिन वो बिल्कुल भी समझदार नहीं था। वो बस दूसरों से लड़ने का मौका निकाला करता था। उसकी इस आदत से उसके बच्चे और आस पड़ोस के बाकी मेढक भी काफी परेशान रहते थे
और मेडी मेढक को जैसे ही कोई अपनी तरफ आता देखता तो उसे देखते ही वो सब बोलते, अरे भागो भागो, झगड़ालू ताऊ आ गया। पता नहीं कब शुरू हो जाए झगड़ा करने। और फिर इस तरह से मेडी मेढक से बस सब कोई बचने की कोशिश करता रहता। एक दिन बगल के रहने वाले मेढक के घर पार्टी थी। उस मेढक ने आसपास के सभी मेढक को अपने घर पार्टी में बुलाया, बस मेडी मेढक के परिवार को छोड़कर। पार्टी में सभी मेढक खूब मस्ती कर रहे थे, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे। पकवान की खुशबू और गाने की आवाज मेडी मेढक के घर तक भी जा रही थी। ये सब देख मेडी मेढक की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, क्या जी, देखो तुम्हारे झगड़ालू नेचर की वजह से अब हमें कोई नहीं बुलाता। खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पार्टी का मजा नहीं ले पा रही। जाओ, अब मैं भी रात का खाना नहीं बनाने वाली। आज खाना बाहर से आएगा। मेरी छुट्टी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मेडी मेढक उठता है और ढोलकपुर बाजार निकलता है रात का खाने लाने। मेडी मेढक अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होता है। वो अब सबसे बदला लेने की सोचने लगता है। तभी उसे सामने से शीरो सांप आता दिखाई देता है। मेडी मेढक तुरंत अपने मन में सोचता है, ये अच्छा है, मैं जाकर शीरो सांप को सभी मेढक के घर का पता बता देता हूँ। फिर शीरो सांप सबको एक एक कर खा लेगा। बड़े आए, मुझको पार्टी में नहीं बुलाया। अभी सबक सिखाता हूँ सबको। और ऐसा सोचते हुए मेडी मेंढक तुरंत शीरो सांप के पास पहुँचता है और उससे कहता है, कैसे हैं शीरो जी आ? मेडी मेंढक को अपने पास खड़ा देख शीरो सांप तुरंत कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो? तभी मेडी मेंढक कहता है, जी मुझे अकेले खाकर आपको क्या मिलेगा? चलिए मैं आज आपकी पार्टी कराता हूँ। मेरे घर के अगल बगल जितने भी मेढक हैं उन्हें आप खा सकते हैं। शीरो सांप तुरंत कहता है, क्या कह रहे हो मेडी? तुम मुझे अपने सभी साथी मेढक को खाने को कह रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मेडी मेढक कहता है, हाँ हाँ शीरो जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। बहुत परेशान करते थे सब मुझे, मेरी बात नहीं मानते थे। अब अच्छे से सबक सिखाता हूं मैं उन्हें। इसके बाद मेडी मेढक शीरो सांप को लेकर अपने घर पहुंचता है और फिर एक एक कर सभी मेढक का घर बताने लगता है। शीरो सांप बहुत धीरे से सबके घर जाता है और एक एक कर उन्हें खाने लगता है। जब शीरो सांप सभी मेढक को खा लेता है तब वो मेडी मेढक के घर जाता है और उससे कहता है, वाह मेडी मेंढक, आज तो मजा आ गया। बहुत बढ़िया पार्टी कार्रवाई है तुमने मेरी। लेकिन वो क्या है न, मुझ में एक बहुत बुरी आदत है। जब मैं कुछ ज्यादा खा लेता हूं तो मुझे और भूख लगने लगती है। तो मुझे और भूख लग रही। वैसे अब तुम्हारे परिवार के सिवा और कोई मेढक भी नहीं बचा जिसे मैं खा सकूं। मेडी मेंढक ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और शीरो सांप से झगड़ा करते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम हमें खाओगे? एक तो मैंने तुम्हारी पार्टी करवाई, अपने सभी साथी मेढक को खाने दिया, और तुम हो कि हमें शुक्रिया कहने के बदले तुम उल्टा हमें ही खाना चाहते हो। मेडी ये सब बोल ही रहा था तभी चीकू खरगोश गज्जू हाथी के बारे में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे चंपा लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है, अरे गज्जू दादा, इन सब की तरह तुम भी अब इस घर में रह सकते हो। और हाँ, मैंने आज गाजर का हलवा भी बनाया है, चलिए अंदर अभी आपको खिलाती हूँ। और फिर जैसे ही गज्जू हाथी चीकू खरगोश के घर के अंदर जाता है उसका घर टूट जाता है। सभी टूटे घर से तुरंत बाहर निकलते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे गज्जू दादा, ये क्या किया तुमने? इतनी ठंड में हम सब कहाँ रहेंगे?
इतना गर्म घर क्यों तोड़ा? तभी गज्जू हाथी उनसे कहता है, क्यों ठंड क्या सिर्फ तुम्हारे लिए है? चीकू खरगोश के लिए। तुम सबने एक बार भी चीकू के बारे में नहीं सोचा। चलो चीकू खरगोश, जब तक तुम अपना नया घर नहीं बना लेते तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। और हाँ चीकू खरगोश, एक बात और ध्यान रखना, अब से किसी की बातों में आने से पहले उसका अच्छा बुरा जरूर सोच लेना, समझे? मोरल, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। कीचू कछुए की उसकी बहन से हुई लड़ाई। एक बार ढोलकपुर जंगल में कुकू कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना, तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। उसकी आवाज दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर एक जादूगर वहां आता है और उससे कहता है, वाह कुकू कोयल, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, बिल्कुल खरा सोना है। सोना? हाँ। तभी जादूगर आबरा का डाबरा बोलता और कुकू कोयल से कहता है, तुम अब से जब भी गाना गाओगी और गाते समय अगर तुम्हारे मुंह से एक भी बूंद पानी की नीचे गिर गई तो वो बूंद सोने में बदल जाएगी। लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं गाना जो तुमको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएं। ऐसा बोलने के बाद जादूगर वहां से चला जाता है। इधर कुकू कोयल फिर से गाना गाने लगती है। तभी वहां पर चंपा लोमड़ी आती है और वो कुकू कोयल का गाना सुनने लगती है। गाना गाते गाते कुकू कोयल के मुहर से पानी गिरता है। पानी के नीचे गिरते ही वो सोने में बदल जाता है। चंपा लोमड़ी अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है। फिर वहां से बहुत तेज दौड़ लगाते हुए अपने घर पहुंचती है। इधर कुकू कोयल गाना गाती रहती है। तभी वहां पर एक शिकारी आता है। शिकारी पेड़ के नीचे बैठकर कुकू कोयल का गाना सुनने लगता है। कुकू कोयल गाना गा ही रही थी कि फिर से उसके मुहर से पानी नीचे गिरता है। मुहर का पानी नीचे पहुंचते ही सोने में बदल जाता है। अपने सामने शिकारी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है। तभी शिकारी फिर देखता है कि ऊपर से पानी की एक और बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी फिर खुश होता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसे करते हुए कई बूंदें ऊपर से नीचे गिरती है जो सोने में बदलती जाती है। शिकारी मन में सोचता कि शायद आसमान से सोने की बारिश हो रही है और ये सोचते हुए वो एक एक करके सोना उठाता जाता है। तभी शिकारी की नजर गाना गा रही कुकू कोयल पर जाती है और वो देखता है कि ये सोने वाला पानी तो कुकू कोयल के मुहर से निकल रहा। फिर वो बिना देरी किए कोयल को पकड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि कुकू कोयल को पकड़कर वो बन जाएगा अब बहुत बहुत अमीर। इधर कुकू कोयल गाना गाने में इतना खो जाती है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे से अपना जाल फेंकता है और कुकू कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही कुकू कोयल कहती है, धत्तेरी की ये क्या कर बैठी मैं। जादूगर ने कहा भी था मुझसे कि आपने आसपास के लोगों से बचकर रहना। अब देखो मैंने अपनी लापरवाही के चक्कर में क्या कर लिया। जाल में फंस गई। इधर कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है कि क्यों न इस कोयल को राजा को ही दे दूं। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में रहने देंगे। फिर पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी मेरी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। राजा कोयल को लेने और उसके बदले शिकारी को अपने राज्य महल में रहने देने की बात मान जाता है।
तभी वहां पर राजा का मंत्री आता है और उससे बोलता है कि महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा। आपने कभी सुना या देखा भी है क्या किसी चिड़िया के मुहर से सोना निकले? भाई मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर राजा शिकारी से कहता है कि पहले मुझे सोना दिखाओ। आखिर ये कोयल कैसे सोना निकालती है? मैं भी। शर्मीली सिम्मी। एक बार की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। उसका नाम था शम्मी। शम्मी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। पूरी क्लास में उसके नंबर सबसे ज्यादा भी आते। बस शम्मी में एक कमी थी, वो शर्माती बहुत थी। इसलिए शम्मी को घर, बाहर यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी शर्मीली शम्मी कहकर ही बुलाते थे। जब भी कोई बच्चा उसे कहता, अरे वो देखो शर्मीली शम्मी आ रही, तो उसको बहुत बुरा लगता। लेकिन अपने शर्मीलेपन के कारण वो उनको कुछ भी नहीं कहती, उन्हें एक बार भी मना भी नहीं करती, बस अंदर ही अंदर गुस्सा होकर वहां से चली जाती। ऐसे ही एक दिन शम्मी के घर उसकी बुआ अपने बच्चों के साथ आई। बुआ शम्मी को बहुत प्यार करती थीं। शम्मी भी करती थी, लेकिन वो इतना शर्माती कि बुआ से कुछ कह भी नहीं पाती। इधर बुआ के बच्चे जैसे ही घर के अंदर आए, सबसे पहले शम्मी को देखते ही बोले, और शर्मीली शम्मी, कैसी हो? और फिर जोर जोर से हंसने लगे। बुआ ने बच्चों को तुरंत डांटा, लेकिन बच्चे बार बार उसे शर्मीली शर्मीली कहकर चिढ़ाते रहे और शम्मी के खिलौनों से भी खेलते रहे। लेकिन शम्मी की बुआ जानती थी कि शम्मी अपने शर्मीले नेचर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही है। बुआ शम्मी के लिए खूब सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट भी लाई थी। उन्होंने शम्मी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, शम्मी ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है। शम्मी शर्माती हुई कहती है, थैंक यू बुआ। शम्मी बुआ से सामान ले ही रही थी कि तभी बुआ के दोनों बच्चे आते हैं और शम्मी की चॉकलेट्स लेने लगते हैं। शम्मी उन्हें मना नहीं कर पाती क्योंकि शम्मी को आ रही थी शर्म। और फिर इस तरह शम्मी की पूरी चॉकलेट वो बच्चे उसी के सामने खा लेते हैं और ये सब देखकर शम्मी बिना कुछ बोले वहां से अंदर ही अंदर गुस्से से भरकर चली जाती है। फिर अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोने लगती है। उसको लगता है कि वो ऐसी क्यों है, वो क्यों किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती, क्यों किसी को कुछ बोलने में उसे शर्म आती है। और ऐसा सोचते सोचते वो अकेले में खूब रोने लगती है। तभी वहां पर शम्मी की बुआ आती हैं। शम्मी को रोते देख पहले वो उसे गले से लगाती हैं, फिर शम्मी से बोलती हैं, शम्मी मुझे पता है बेटा कि तुम बहुत समझदार हो, पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो। लेकिन शम्मी तुम अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से बस किसी से बात नहीं कर पाती, कुछ बोल नहीं पाती हो। इसके लिए पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने आंसू पोंछकर तुरंत शम्मी कहती है, क्या बुआ? बुआ कहती हैं, सबसे पहले अपने मन इस बात को हमेशा के लिए याद रख लो कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम में भी बहुत सारी खूबियां हैं। उसके बाद बेटा जो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है या तुम्हें जिससे भी बात करना अच्छा लगता है उससे बात करना शुरू करो, खूब बात करो। और मेरी प्यारी बच्ची दूसरों के साथ खेलना शुरू करो। तुम जितना दूसरों से बात करोगी, उनकी बातें सुनोगी, तो धीरे धीरे तुम फिर शर्माना भी छोड़ दोगी। समझी मेरी प्यारी बेटी? शम्मी मुस्कुराते हुए बुआ से कहती है, हाँ बुआ, अब मैं अच्छे से समझ गई। मोरल, हमें इतना भी नहीं शर्माना चाहिए जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। घमंडी शेरखान और चालाक लोमड़ी की कहानी। एक बार की बात है, दूर एक जंगल में शेरखान नाम का एक शेर रहता था। शेरखान एक भयंकर और मजबूत शेर था जिसे अपनी ताकत दिखाना पसंद था। एक दिन जंगल में टहलते हुए शेरखान की मुलाकात भोला नाम की एक चालाक लोमड़ी से हुई।
भोला अपनी बुद्धि और बुद्धिमता के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के बारे में सोचने में तेज रहते थे। शेरखान अपने घमंड के नाते भोला को एक दौड़ के लिए चुनौती दी। मुझे यकीन है कि मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं, भोला, शेरखान ने कहा। भोला ने चुनौती स्वीकार की और वे दोनों दौड़ने लगे। शेरखान अपनी पूरी ताकत से दौड़ी, लेकिन भोला कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद शेरखान थक गई और दौड़ना बंद कर दिया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि भोला ने पहले ही दौड़ पूरी कर ली थी और भोला लाइन पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शेरखान हैरान था और उसने भोला से पूछा कि वह रेस जीतने में कैसे कामयाब रहा। भोला ने जवाब दिया, मैं तेज नहीं दौड़ा, शेरखान। मैंने बस एक अलग रास्ता चुना जो छोटा और दौड़ने में आसान था। शेरखान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भोला की बुद्धिमत्ता को कम करके आंका था और दौड़ हार गया। उस दिन के बाद से शेरखान ने दूसरों की चतुराई का सम्मान करना और उसकी सराहना करना सीख लिया। उसने यह भी सीखा कि कभी-कभी अलग रास्ता अपनाने से सफलता मिल सकती है। मोरल ऑफ द स्टोरी। इस नैतिक कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा दूसरों के सम्मान करें और कभी भी उनकी क्षमताओं को कम न समझें। और शेरखान की तरह नए विचारों के अपनाने के लिए तैयार रहना सीखें और यदि आवश्यक हो तो एक अलग रास्ता अपनाएं। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक युवक रहता था। आकाश एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मविश्वासी लड़का था जो हमेशा अपनी क्षमताओं का प्रमाण देने की तलाश में रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व करता था और उसे सब चीजों का ज्ञान है, इसके दावा भी करता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने आकाश को उसके बुद्धिमानी का परिचय देने को कहा। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर तुम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आकाश ने चुनौती स्वीकार कर ली, यह सोचकर कि यह एक आसान जीत होगी। पहला सवाल बहुत सरल था और आकाश ने बिना किसी संकोच के उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आकाश उसका भी सही जवाब दे दिया। तीसरे सवाल में बुजुर्ग ने आकाश से जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज का पता लगाने को कहा। आकाश एक पल के लिए सोचा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बुद्धिमानी। कर्म, बुद्धि और भाग्य में महान कौन? जानिए इस कहानी में। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा, नहीं आकाश, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज विनम्रता है। विनम्रता के बिना बुद्धिमानी कुछ नहीं होती। आकाश चौंक गया और उसे बुजुर्ग की बातें सही लगी। उसे समझ में आया कि वह अपनी क्षमताओं में बहुत अहंकारी हो गया था। उस दिन से आकाश ने संकल्प लिया कि वह दूसरों के प्रति अधिक विनम्र और सम्मानपूर्ण आचरण करेगा। उसने सीखा कि जीवन में बुद्धिमानी के अलावा भी अन्य चीजें महत्वपूर्ण होती हैं और सफलता बुद्धिमानी, मेहनत और विनम्रता को एक साथ प्रयोग करने से मिलती है। उसने यह भी सीखा कि कभी किसी को भी अनदेखा न करें, क्योंकि सबसे बुद्धिमान लोग हमें महत्वपूर्ण सीख दे सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी। इस नैतिक कहानी का सीख यह है कि विनम्रता एक आवश्यक गुण है जो व्यक्ति को वास्तविक सफलता हासिल करने में मदद करता है। बुद्धिमत्ता और ज्ञान महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं होते और व्यक्ति को अपनी क्षमताओं में बहुत अहंकारी और आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। जादुई तालाब। एक गांव में एक छोटा सा तालाब था जिसे जादुई माना जाता था। कहा जाता था कि जो भी इस तालाब में नहाता है उसे उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। गांव वाले अक्सर तालाब में नहाते थे और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते थे और बहुत से इच्छाएं पूरी भी हो जाती थीं।
एक दिन रवि नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ गांव में रहने आया। उसने जब जादुई तालाब के बारे में सुना तो उसके मन में अपनी एक इच्छा पूरा करने की लालच जागी। उसने गांव वालों से तालाब के बारे में पूछा, लेकिन गांव वाले उसको यह बताना भूल गया कि रात्रि में तालाब में तैरना सुरक्षित नहीं है। रवि एक शाम तालाब पर गया और तैरने लगा। वह अपनी इच्छा के बारे में सोचते हुए खुश हो रहा था। अचानक उसे किसी चीज ने नीचे खींचा। वह तालाब में रहने वाली एक विशालकाय जल सर्प था, जो सिर्फ रात में बाहर आता था। रवि मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। उस समय उसे अपनी माँ की सलाह के बारे में याद आया, जिसमें उसकी माँ ने कहा था कि अनजाने जगहों पर हमेशा सावधान रहना। जब रवि को लगा कि उसे बचाने के लिए आसपास कोई नहीं है, तब उसने संघर्ष छोड़ दिया और गर्दन झुकाकर मरने का नाटक करने लगा। उसका यह प्रयास सफल रहा और सर्प ने उसे छोड़ दिया। रवि घबराकर और डर कर अपने घर लौट गया। उसने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया और वे उसे डांटते हुए सावधान रहने की सलाह दी। उस दिन से रवि ने सीखा कि सलाह का सुनना और सावधान रहना कितना महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से अनजाने जगहों में। उसने अन्य गांव वालों को भी रात में तालाब में नहाने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। गांव वाले रवि की चेतावनी के लिए आभारी थे और वे स्वयं भी सावधान रहना शुरू कर दिए। इस कहानी का सारांश यह है कि अनजाने जगहों में सावधान रहने की जरूरत होती है। यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। मोरल: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में समय समय पर सावधान रहना चाहिए। हमें नई जगहों पर जाने से पहले अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए और सलाह को सुनना चाहिए। इससे हम अनजाने खतरों से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं। सीपियां और मछुआरा। सोम नाम का एक नौजवान लड़का था जिसे समुद्र तट पर सीपियों सीशेल्स का संग्रह करना अच्छा लगता था। हर दिन वह समुद्र के किनारे चलता और वहां से सबसे खूबसूरत सीपियां सीशेल्स कलेक्ट करता था। एक दिन वह समुद्र में मछलियां पकड़ रहे एक मछुआरों के समूह से मिला। सोम ने मछुआरों से पूछा, आप इतनी सारी मछलियों को क्यों पकड़ते हो? मछुआरों ने जवाब दिया, हम मछलियां बाजार में बेचकर पैसे कमाने के लिए पकड़ते हैं। मगर तुम इन सीपियों का क्या करते हो? सोम ने कहा, मैं इन्हें इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि वे खूबसूरत होती हैं। मैं इन्हें जार में रखना और इनकी प्रशंसा करना पसंद करता हूं। मछुआरों ने हंसते हुए कहा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सीपियां का कोई मूल्य नहीं होती हैं। तुम बाजार में उन्हें नहीं बेच सकते। सोम इसे बात को सुनकर निराश हो गया, लेकिन फिर भी वह हर दिन सीपियां कलेक्ट करना जारी रखा। एक दिन एक धनवान व्यापारी नगर में आया और सोम के सीपियों का संग्रह देखा। सीपियों की खूबसूरती से वे व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया और सोम से उन्हें बड़ी रकम में खरीदने का प्रस्ताव दिया। सोम खुश हो गया और अपना संग्रह उस व्यापारी को बेच दिया। अगले दिन मछुआरों ने सोम को पैसे से भरे एक बैग के साथ देखा और उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सोम ने जवाब दिया, मैंने अपने सीपियों का संग्रह एक व्यापारी को बेच दिया, जिसने उनकी खूबसूरती का कदर किया। मछुआरे आश्चर्यचकित हो गए और अपनी गलती को समझे। उन्होंने सीपियों का मूल्य कम करके आका क्योंकि वे उसे निरर्थक मानते थे। मोरल ऑफ द स्टोरी: कहानी का सीधा संदेश है कि सौंदर्य देखने वाले की नजर में होता है और एक आदमी का कचरा दूसरे आदमी का खजाना हो सकता है। अगर आप किसी चीज की कीमत को समझ नहीं पा रहे तो उसे नीचा मानने की गलती न करें। जादुई पक्षी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी।
लिली बहुत दयालु और उदार लड़की थी, जो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। वह अपने किसान माता पिता के साथ रहती थी और उनके पास एक छोटी सी खेत थी जहां वे फसल उगाते थे। एक दिन लिली खेत में चल रही थी और उसने एक घायल पक्षी को जमीन पर लेटे हुए देखा। वह तुरंत पक्षी को उठाकर घर ले गई। उसने उस पक्षी को ठीक करके वापस जंगल में छोड़ दिया। अगले दिन पक्षी वापस आ गई और लिली को उसकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद किया। उस पक्षी ने लिली से कहा कि मैं एक जादुई पक्षी हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी इस मेहरबानी के लिए एक इनाम देना चाहती हूँ। लिली के मन में लालच जागा और लिली ने किसी भी वस्तु को छूते ही सोना बन जाने का इच्छा जताई। पक्षी ने उसकी इच्छा पूरी की और हर चीज जो वह छूती थी सोने की होने लगी। शुरुआत में लिली बहुत खुश थी और उसने अपने आसपास की हर चीज छूने लगी। लेकिन जल्द ही वह समझ गई कि उसने एक गलती कर दी है। एक दिन जब लिली अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी तो उसने उसे छू लिया और सोने का रूप दे दिया। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और समझ गई कि उसने लालच में आकर गलत इच्छा मांग ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुई और पक्षी से अपनी इच्छा को लौटा देने की बात कही। पक्षी उसके सामने आ गया और कहा, लिली, तुमने एक मूल्यवान सीख हासिल की है। उदारता सबसे मूल्यवान उपहार है। इसे मांगा या सोने से खरीदा नहीं जा सकता। याद रखो कि असली संपत्ति आपके आसपास के प्यार और खुशी में होती है। उस दिन से लिली अपने परिवार के साथ सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगी। वह हमेशा अपनी सीख को याद रखती थी और जरूरतमंद लोगों की मदद करती रही। उसने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई काम नहीं की। सीमा को मजाक करना पड़ा भारी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की सीमा रहती थी। उसके गांव के चारों ओर घने जंगल थे। उसके पिता एक शिकारी थे जो उसे शिकार और ट्रैकिंग की कला सिखाते थे। हर दिन सीमा अपने पिता के साथ जंगल में जाकर शिकार और ट्रैकिंग सीखती थी। एक दिन जब वे शिकार करने जा रहे थे तब सीमा को बोरियत महसूस होने लगी और उसने अपने पिता के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। वह चिल्लाई, बाघ, बाघ। उसके पिता तुरंत सतर्क हो गए और पीछे घूम के अपनी राइफल का निशान लगाया। लेकिन जब उनको लगा कि यह एक मजाक था तब उन्होंने सीमा को डांटा और आगे से इस तरह का कोई मजाक न करने के लिए कहा। अगले दिन जब वे एक और शिकार के लिए जा रहे थे तब सीमा ने फिर से उसी तरह का मजाक की। वह चिल्लाई, बाघ, बाघ, और उसके पिता ने उसे उसी तरह से डांटा और उसे चेतावनी दी कि ऐसे मजाक से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन सीमा ने अपनी पिता के बात नहीं सुनी और हर दिन यह खेल खेलती रही, जिससे उसके पिता बहुत नाराज हो गए। एक दिन जब वे शिकार करने निकले तो एक बाघ वास्तव में उन पर हमला करने लगा। सीमा ने जल्दी से बाघ, बाघ चिल्लाई। लेकिन उसके पिता को लगा कि यह फिर से कोई शरारत कर रही है और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब बाघ और निकट आया तब सीमा के पिता को समझ में आया कि इस बार वास्तव में बाघ आया है। सीमा के पिता ने बाघ को शूट कर दिया, लेकिन सीमा के व्यवहार से बहुत निराश थे। उन्हें एहसास हुआ कि सीमा की लगातार शरारतों ने उन्हें वाकई खतरे में डाल दिया था। बाघ और सियार की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बाघ और एक लोमड़ी रहते थे। बाघ जंगल का राजा था, जबकि लोमड़ी अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। एक दिन बाघ ने जंगल में टहलने का फैसला किया। घूमते घूमते उसे लोमड़ी मिल गई। बाघ ने लोमड़ी से पूछा, अरे नन्ही, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं अपने दोपहर के भोजन के लिए एक बड़ा और रसीला जानवर कहाँ ढूंढ सकता हूँ? लोमड़ी, जो बाघ की चालाकी और मांस की भूख से वाकिफ थी,
उसने जवाब दिया, हे राजा, मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है। बाघ ने पूछा, कौन है वह? मुझे जल्दी बताओ। लोमड़ी ने कहा, वह सियार है जो जंगल के दूसरी तरफ रहता है। वह जंगल के हर कोने को जानता है और आपको अपना शिकार खोजने में मदद कर सकता है। बिना किसी सोच विचार के बाघ ने लोमड़ी की सलाह मानी और सियार को खोजने के लिए निकल गया। थोड़ी देर में बाघ ने सियार को ढूंढ लिया और उसे अपना भोजन खोजने में मदद करने के लिए कहा। सियार, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, उसने उत्तर दिया, हे राजा, आपको शिकार खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पेड़ के पीछे एक बड़ा और रसीला जानवर है। आप बस इस पेड़ के पीछे जाना है और आपको आपका खाना मिल जाएगा। बाघ ने आंख बंद करके सियार की सलाह का पालन किया और पेड़ के पीछे चला गया और एक शिकारी के जाल में फंस गया। बाघ ने जाल से निकलने के लिए संघर्ष किया और दहाड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। वह बाघ के पास आई और बोली, हे राजा, हमेशा याद रखना, जो कुछ भी अच्छा दिखता है वह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण करने की अपेक्षा अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर है। बाघ ने अपना सबक सीखा और वादा किया कि वह किसी की दिए हुए सलाह को आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। उस दिन से बाघ और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए और बाघ हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले लोमड़ी से सलाह लेता था। मोरल, हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए और लोमड़ी जैसे अपने बुद्धिमान मित्रों से सलाह लेनी चाहिए। खरगोश और भेड़िया की नैतिक कहानी। एक छोटे से गुफा में अपनी माँ के साथ 3 छोटे खरगोश रहता था। एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि अब उन्हें गुफा से बाहर जाकर जंगल में खुद से अपना घर बनाना चाहिए। इस बात को सुनकर तीनों खरगोश बेहद उत्साहित हुआ, लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। उन्होंने पहले कभी घर नहीं बनाया था और कहाँ से क्या करना है ये भी उन्हें मालूम नहीं था। बहुत सोच विचार करके पहला खरगोश घास से घर बनाने का फैसला किया, क्योंकि घास से घर बनाना आसान था। घास से अपना घर बना के पहला खरगोश बहुत खुश हुआ। दूसरा खरगोश लकड़ी से घर बनाने का फैसला किया। इसमें थोड़ी देर लगी, लेकिन वो अपने इस नतीजे से खुश था। तीसरा खरगोश पत्थर से घर बनाने का फैसला किया। यह घर बनने में सबसे लंबा समय लेने वाला था, लेकिन फिर भी तीसरे खरगोश ने अपना घर सबसे मजबूत बनाने का फैसला लिया। जब घर तैयार हो गया तो तीनों खरगोश अपने अपने घर में रहने चला गया। पहला और दूसरा खरगोश अपने घर से बहुत खुश था, उनके घर दिखने में बहुत अच्छा था। लेकिन तीसरा खरगोश खुश नहीं था। वह चिंतित था कि भेड़िया आकर उसके घर को उड़ा देगा। एक दिन भेड़िया आ गया और वह तीनों छोटे खरगोश को देखकर उन्हें खाने का फैसला किया। भेड़िया पहले खरगोश के घर पर गया और उसने घर को अपनी ताकत से तोड़ दिया। पहला खरगोश दूसरे खरगोश के घर में भाग गया, लेकिन भेड़िया उसका पीछा करता रहा और उसने उस घर को भी तोड़ दिया। वह दोनों खरगोश तीसरे खरगोश के घर में जाकर छुप गया, लेकिन भेड़िया उनके पीछे था। भेड़िया उस पत्थर से बना घर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं तोड़ सका। घर बहुत मजबूत था। भेड़िया निराश होकर कुछ देर बाद वहां से चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी। यह नैतिक कहानी सिखाती है कि हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। किसी भी काम को करने के लिए शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए।